छोटा सा तोहफा और एक अंग वस्त्र से अपने अतिथियों का स्वागत करेंगी मैम। ताली मारो, मारो मेरे बदले मारो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉलेज आ चुके हैं और आप लोग को फ्रेम दिखा रहे हैं मेरे कॉलेज क्या हो रहा है। ब्लॉग बना रहे, देख सकते हैं मैम लोग हैं। प्रवेश करवा दें और हम बच्चों का लंबा इंतजार नहीं करवाएंगे। अतिथि हमारे आ चुके हैं तो हम संगोष्ठी की ओर ही जाएंगे, हम उनका भाषण ही सुनेंगे। नहीं डालेंगे, देखिए ना ब्लॉग बना रहे हैं। संगोष्ठी में शामिल हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मेरी मैम नहीं मैम और वक्ता के रूप में मौजूद जयेंद्र कुमार सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने सारे शिक्षक साथियों, बंधुओं और हमारी प्यारी छात्राओं। आज जैसा कि हम जानते हैं प्रेमचंद की 144वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रेमचंद की जो जयंती है स्पीच दे रही है आप लोग। प्रेमचंद और हमारा समाज, मेरी मैम का स्पीच फ्रेंड सुनिए। कोई भी जो प्रेमचंद और हमारा समय, जो सभी जो साहित्यकार होते हैं वो मुख्यतः अपने समय के साथ संघर्ष करते हुए साहित्यकार बनते हैं। समय के साथ ही उनका संघर्ष चलता है और उसी अविराम चलते हुए संघर्ष की उपज होती है, उनकी लेखनी की उपज होती है, उनका साहित्य जो उनकी धरोहर होती है। इसी वजह से आज हम लोग 70 साल उनका लेखन को समाप्त हुए हो गया, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं। 144 वर्ष उनका हो गया जन्म का और 56 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लंबी सदी के बाद भी वो याद किए जा रहे हैं, तो अपने साहित्य के बलबूते पर उनके साहित्य को किसी सूर्य को रोज जैसे दिया दिखाने के समान है, वैसे हम प्रेमचंद को क्या याद करेंगे और 2 घंटे में क्या उनकी संगोष्ठी उन पर आयोजित करेंगे। उनका जो विराट स्वरूप है उसमें हम तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी उनकी प्रासंगिकता है। उनके उपन्यासों को कर्मभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, ये सब जो भी समस्याएं उन्होंने उस समय उठाई, जो समाज में जो भ्रष्टाचार था, जो सामंतवादी प्रवृत्तियां थी और जो साम्राज्यवाद था, क्लास की लड़की लोग हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अछूत की समस्या, वेश्यावृत्ति, महिलाओं के साथ विधवा विवाह की समस्या, आज भी हमारा समाज उन सभी समस्याओं से लड़ रहा है। भले ही हमने उस समय हमारी साक्षरता 33% थी, आज हमने 70% पार कर ली, लेकिन आज हम साक्षर जरूर हुए हैं, शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित व्यक्ति वही होता है जो समस्याओं पर उस पर वो निराकरण करे, समाज का अवलोकन करे, उस पर देखे, उसका समीक्षा करे। लेकिन हम साक्षर हैं, शिक्षित होना अभी बाकी है। वो जब तक हम अभी मैम लोग आई हैं, दिखाते हैं आप लोग शिक्षित को। नहीं हो जाते, प्रेमचंद 100 या 500 साल तक भी उनका साहित्य प्रासंगिक रहेगा, उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। उसमें आप लोगों ने उनका जो समय था वो अंग्रेजों का समय था। अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई थी? कूट डालो राज करो। आज क्या हमारे समाज में कूट डालो राज करो की राजनीति समाप्त हो गई है? आज क्या हम नहीं भ्रष्टाचार की जाति धर्म के नाम पर क्या नहीं बटे हैं? क्या हमारे समाज में स्त्री पुरुष जाति धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो रहा है? राजनीतिक दल क्या नहीं हमें बांट रहे हैं और अपना मनसा साध रहे हैं और अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं? तो आज भी वो उक्तियां कूट डालो राज करो, उस पर हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हमारी हिंदी संघर्ष कर रही है राष्ट्रभाषा के पद के लिए। अभी वो उसका सफर पूरा नहीं हुआ है, आज भी अंग्रेजी बनी हुई है। तो प्रेमचंद ने कहा था अपने साहित्य में, उन्होंने आहुति कहानी में साफ कही थी कि मैं ऐसा राज्य, मैं ऐसा स्वराज नहीं चाहता
गोविंद बैठ जाए, वो उनकी इच्छा नहीं थी। वो समाज का क्या चाहते थे? पूर्णतः पर्यवसान, पूर्णतः बदलाव चाहते थे। जो हमने भले ही आज हमने क्या कर लिया, आज़ादी पा ली, जॉन की जगह गोविंद को बैठा दिया, लेकिन हमारे समाज की समस्याएं जस की तस है। इसलिए प्रेमचंद की प्रासंगिकता अभी भी है। वो जो उन्होंने कहा था कि न्याय और नीति जो है हमेशा से ही लक्ष्मी जो है न्याय और नीति को नचाती है, तो आज भी न्याय और नीति लक्ष्मी के आगे नाच रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। पुणे का पॉर्से कांड जो हुआ, उसमें बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का जो गाड़ी बच्चा चला रहा था, जिसने 2 लोगों को कुचल दिया, तो क्या उसके जो पिता बिल्डर थे उन्होंने नहीं बचाया न्याय और राजनीति को लक्ष्मी के बदौलत? तो कहाँ है हमारा समाज, कहाँ हम पहुँच गए हैं? कुछ नहीं, आगे बदलाव हुआ है। प्रेमचंद जहाँ लिख रहे थे छूत की समस्या, आज भी हमारे किसान मर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान ने 2006 में ही घोषणा की थी, वहाँ जो हो रहा था, बार बार आत्महत्याएं हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, किसानों की मांग थी कि चाहे हमें अपने किडनी बेच करके हमारा ये जो है कर्ज है चुकाने की अनुमति दी जाए, या हमें हमारी मुजामा की खेती जो नशीला पदार्थ है उसको करने की छूट दी जाए। मतलब हमारे जुबाना बेच करके, नशीले पदार्थ बेच करके हम अपने क्या करते हैं, हम अपना चाहते हैं कि ऋण माफ हो जाए। तो आज भी हमारे समाज में जो भूमि का बंटवारा, असमान बंटवारा है, आज भी महिलाएं घर में क्या, समाज में क्या, उनको प्रतिष्ठा मिल गई, पोस्ट मिल गया है, लेकिन दोयम दर्जे का व्यवहार आज भी हो रहा है। इसलिए आज हमारे समाज में प्रेमचंद प्रासंगिक है, और इसी विषय पर हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हमारे बीच वक्ता के रूप में सहरसा कॉलेज के सहायक प्राध्यापक जयेंद्र कुमार जी पधारे हैं। वो इसके बारे में हमें आज के समाज और प्रेमचंद के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे आप लोगों को। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कंचन मैम को आमंत्रित करती हूँ। परंपरा के अनुसार हमारे मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय। सारे लोग स्पीच देंगे फ्रेंड, और आप नाम से ध्यान से सुनिए मेरे साथ। और ये पटना से डीयू होते हुए जेएनयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पटना कॉलेज से इन्होंने बीए ऑनर्स किया, डीयू से इन्होंने पीजी और जेएनयू से एमफिल पीएचडी किया। ये क्रिकेटर भी हैं और अभी भी इनको शायद अपनी यूनिवर्सिटी में खेल पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। एक कहानीकार भी हैं, अच्छे वक्ता तो है ही, अब हम लोग सुनेंगे। और एक अच्छे कहानीकार भी है, हंस में इनकी कहानी पकड़ुआ विवाह छपी थी बहुत पहले। अब पता नहीं अब लिखते हैं या खेल कूद पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये डीयू में भी गेस्ट एडहॉक के रूप में पढ़ाया, और पटना यूनिवर्सिटी में पीजी में हम लोगों के साथ भी उन्होंने गेस्ट के रूप में पढ़ाया था। बिना समय दिए हुए ब्लॉक में बने रहे। जयेंद्र कुमार जी से आग्रह करती हूँ आए और अपनी बात कहें। उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थी, मैं पहली बार वैशाली की धरती पर बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उस वैशाली में प्रेमचंद पर बोलना, जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहाँ से गणतंत्र का विकास हुआ। और प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, लेखक भी एक ऐसे ही समाज की कल्पना करते थे जहाँ समाज में बराबरी हो, जहाँ लोकतंत्र हो। इसलिए मुझे लगता है कि वैशाली की धरती पर प्रेमचंद को याद करना बहुत ही प्रासंगिक। आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे। अभी एक घटना घटी, शायद उस पर आप लोगों की नज़र गई या नहीं गई, लेकिन मैं आप लोगों से उसका जिक्र करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के एक लेखक हैं नारायण सुर्वे,
और उनके घर में, हालांकि नारायण सुर्वे गुजर गए, उनकी बेटी और दामाद घर में रहते हैं महाराष्ट्र में। वो अपने बेटे से मिलने के लिए घर से दूर गए थे, इसलिए चोर उनके घर में घुस आया। तो एक दिन में चोरी पूरी नहीं हुई, एक दिन में पूरा सामान बटोर नहीं पाए, क्योंकि घर खाली था। तो दूसरे दिन आए लेखक के घर में, और जब उन्होंने फोटो देखी नारायण सुर्वे की, वो पहचान गए कि नारायण सुर्वे। उन्होंने अगले दिन सामान लौटा दिया और एक नोट मराठी में लिखा और ये कहा कि मुझसे भूल हो गई कि मैं मराठी के लेखक के घर घुस आया और मैंने सामान चुरा लिया। तो मैं बिहार में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्या हमारे समाज में संभव है कि हम अपने लेखक विचारक को इतना स्थान दें। महाराष्ट्र, आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में, बड़े बड़े आंदोलन वहाँ से शुरू हुए, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, साहित्यिक आंदोलन हो, दलितों का आंदोलन हो, स्त्रियों का आंदोलन हो। और महाराष्ट्र की जो समृद्धि है वो आप देखते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व करता रहा। और वहाँ का चोर भी इतना जागरूक है कि लेखक के घर में चोरी करने के बाद सामान लौटा देता है। यहाँ तो देखेगा लेखक के घर में है तो और यहाँ तो पावर लोग देखते हैं, कलम की ताकत तो देखते नहीं हम लोग। क्योंकि आप लोग विद्यार्थी है, इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपने समाज, संस्कृति, साहित्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम आर्थिक समृद्धि तो हासिल कर लेंगे, लेकिन हम अपने लेखकों का कितना सम्मान करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बिहार में भी जागरूकता आई, इसलिए आज हम प्रेमचंद को इसी उद्देश्य से याद करेंगे कि हम अपने लेखकों को, बिहार में बहुत सारे लेखक रहे, फणीश्वरनाथ रेणु रहे, नागार्जुन रहे, रामकृष्ण बेनीपुर रहे, लेखकों की पूरी जमात रही है, लेकिन उस परंपरा को हम लोग बचा नहीं पाए। उनकी किताबें ठीक से उपलब्ध नहीं है, उनका घर कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन एक दौर आएगा जब हम इसकी कीमत को समझेंगे। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, शिक्षक उपस्थित हैं, इसमें से जरूरी नहीं है कि सब साहित्य के होंगे, अलग अलग विषयों के होंगे, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम हिंदी में प्रेमचंद एक ऐसा नाम होगा जिसको सब लोगों ने सुना तो जरूर होगा, पढ़ा नहीं। इसलिए आप जब देखेंगे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, आपको प्रेमचंद की किताब, भले मनोज प्रकाशन से, दिनेश प्रकाशन से, पॉकेट बुक्स में, भले वो अशुद्ध हो, लेकिन किताबें आपको जरूर मिल जाएंगी। वैशाली में भी मिल जाएंगी, चंपारण में भी मिल जाएंगी, और किसी गांव के भी किसी दुकान में, भले फटेहार स्थिति में किताब मिल जाएगी प्रेमचंद की। इसी से अंदाजा लगता है कि प्रेमचंद इस देश के लोगों तक कितनी पहुंच रखता है। और जब ऐसे लेखक जिसकी पहुंच घर घर तक हो, उस पर बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसी नई चीज हो उस पर तो आप बोलकर चले जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रेमचंद एक ऐसे लेखक का नाम है, एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसके बारे में सबको पता है। कुछ लोगों के दादा ने भी प्रेमचंद को पढ़ा, पिताजी ने प्रेमचंद को पढ़ा, और उनके बेटे पोते भी प्रेमचंद को पढ़ रहे। इसलिए जब हम आज प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, तो एक चीज को हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि प्रेमचंद इतने लोकप्रिय क्यों हुए। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे अलग अलग विषय के प्राध्यापक हैं, अलग अलग विषयों के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कि प्रेमचंद से पहले भारतीय समाज में आप देखेंगे नायक कौन होता था, हीरो कौन होता था? बड़े घर का राजा, तलवार चलाने वाला, धनुष चलाने वाला, जिसकी कई रानियां थी, जिसकी शादियां हुई, उसकी शादियों की कहानी है। यानी नायक बड़े उच्च कुल का। और भारतीय परंपरा में देखेंगे तो धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक, इसमें बुद्ध है, राम है, भले ही दुर्योधन भी नायक है, लेकिन उच्च कुल के हैं। प्रेमचंद के आप पहली बार देखेंगे, उन्होंने गांव के, अगर आप लोगों ने गोदान उपन्यास पढ़ा होगा, तो उसमें एक नायक, एक किसान है भोली महतो, वो 2.5 बीघा जमीन होगी, उसको नायक बना दिया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयोग था, बहुत बड़ा साहस था। आप लोग मिथुन की फिल्म देखे हो, मिथुन चक्रवर्ती, उसमें कौन नायक होता था? एक रिक्शा वाला। इसलिए आप देखते हो मिथुन की जो फिल्में लगती थी सिनेमा हॉल में, तो रिक्शा वाला रिक्शा लेकर रात में 9 से 12 के शो में पूरा रिक्शा जाम, रोड पे रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि मिथुन की सिनेमा देखने जाता। उसकी वजह ये थी कि उस फिल्म में रिक्शा वाले की बहन के साथ या पत्नी के साथ कुछ गलत होता था, पर रिक्शा वाला बदला लेता था। तो वो रिक्शा वाला जो दिन में रोड पर गाड़ी चलाता था, उसको भी कोई थप्पड़ मार देता था, कोई ठोकर मार देता था। जब वो फिल्म में देखता था कि मिथुन बदला ले रहा है रिक्शा वाले के तौर पर, तो बहुत तालियां बजाता था, उसको बहुत खुशी होती।
इसलिए प्रेमचंद ने पहली बार अपने उपन्यासों में, अपने कहानियों में आम आदमी को नायक बना दिया। आप देखेंगे वहां बोरी नायक है, दुनिया है, गोबर है, ऐसे लोगों को उन्होंने नायक बना दिया अपने रचनाओं में। आप लोग साहित्य के बारे में, यहाँ के इतिहास के लोग होंगे, क्या संभव है कि इतिहास में आजादी के समय में जब प्रेमचंद लिख रहे थे, गांधी जी का समय था, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, कोई गरीब आदमी हो, उसके बारे में इतिहास में कुछ लिखा गया? इतिहास महान लोगों का लिखा जाता, विजेताओं का लिखा जाता, लेकिन आप प्रेमचंद के यहाँ देखेंगे, साहित्य में देखेंगे कि उस जमाने के किसी किसान, किसी विधवा, किसी महिला, किसी बुजुर्ग की भी का भी जिक्र आपको साहित्य मिलेगा। इसलिए साहित्य बाकी विषयों से अलग हो जाता है। ऐसे लोग जिसको कोई जुबान नहीं दे रहा है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको थाने में पूछ नहीं है, जिसको कोर्ट नहीं पूछ रहा है, जिसको कॉलेजों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसको रोड पर मारकर भगा दिया गया, ऐसे लोगों को भी साहित्य में स्थान दिया जाता है। साहित्य ऐसे लोगों की भी पड़ताल करता है। इसलिए अभी आप देखेंगे सब लोग, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आपके जीवन को इतना प्रभावित कर रही है और आने वाले वक्त में इतना प्रभावित करेगी। चैट जीपीटी आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी सर्च करिए आपको तुरंत से कैलकुलेट करके बता देगा। रोबोट की पूरी दुनिया आ गई। इसलिए सवाल चल रहा है कि साहित्य का क्या होगा? क्या हम लोग प्रेमचंद को या साहित्यकार को भूल जाएंगे? साहित्य की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इंसान है, रोबोटिक युग में भी, आप देखिए अब क्या हो रहा है, बहुत आश्चर्य आपको लगेगा। लोग पहले हंसते थे डिप्रेशन होता है दिल्ली के लोगों को, अब देखिए बिहार के लोगों को भी डिप्रेशन होने लगा, एंजाइटी होने लगी। आप आसपास गौर करेंगे तो जब जितनी टेक्नोलॉजी आएगी उतना मानव जीवन उलझता चला जाएगा, उतनी दिक्कत और आएगी, और जब जब मानव जीवन उलझेगा तो उसकी जगह सिर्फ साहित्य में होगी। अगर मानिए कोई डिप्रेशन में गुजर गया, इतिहास में उसकी कोई जगह नहीं, उसके अंतर्द्वंद को, उसकी गुत्थियों को, उसके दुख दर्द को साहित्य ही रेखांकित करेगा, बाकी कोई आधार नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एआई के दौर में भी, टेक्नोलॉजी के दौर में भी साहित्य की जो प्रासंगिकता है वो बची रहेगी। प्रेमचंद 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई लखनऊ में, उसमें उन्होंने जो कुछ पंक्तियां कही मैं आपको पढ़ता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि साहित्य के बारे में वो क्या सोचते हैं। हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है। कभी साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है, उसकी रचना उतनी आकर्षक एवं ऊंचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य में हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों और विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वो आज हमारे लिए बेकार है, वो साहित्य कहलाने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने चेतन भगत का नाम सुना होगा, या आप जो रील देखते हैं, तो रील आप देखे अगले सेकंड आप भूल जाएंगे उस रील में क्या था, नई रील आपके सामने आ गई, और लगातार आप स्क्रॉल करते चलेंगे, स्क्रॉल करते चलेंगे, और एक दिन बाद आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या स्क्रॉल। आप चेतन भगत का उपन्यास पढ़ लेंगे, दोबारा उसको जीवन में आप नहीं पढ़ेंगे। साहित्य नहीं है, साहित्य का मनोरंजन करना नहीं, उसके लिए दूसरी चीज है। इसलिए आप देखेंगे, आप लोग अगर कभी कवि सम्मेलन गए होंगे, कवि सम्मेलन की तो ये हालत हो गई है कि कवि जो है आधा घंटा चुटकुला सुनाते हैं, और फिर बीच में एक जब लोग हंसने लगते हैं तो बीच में 4 पंक्ति की कविता सुनाते हैं। अच्छा, कॉलेज में जनरेटर भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं जहाँ से आया वहाँ जनरेटर नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा था कि पंखा नहीं चल रहा है, लोगों के लिए सुनना बहुत कठिन होगा। और ये क्योंकि प्रिंसिपल में यहाँ बैठी, इसलिए मैं थोड़ी इधर बात कर रहा हूँ। अब अच्छे श्रोता अगर ढंग से सुने, इसके लिए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम तो एसी वाला होना ही चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों में पेशेंस से 5 वक्ताओं को सुनना बहुत कठिन था, हर जगह ये दिक्कत हो जाती है। सुनाना बहुत महंगा
वैकल्पिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। एक चीज हिंदी पर आरोप लगता है, अभी दिल्ली में एक संस्था है CCTC, उसने ये एक निष्कर्ष दिया है कि हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके सामाजिक सरोकार अलग अलग, यानी जो लिख रहा है, जैसे मानिए दिल्ली में बैठकर कोई लिख रहा है, जो आरोप लगता है AC कमरे में बैठ करके। अब इस महिला कॉलेज की जो समस्या है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज की समस्या से अलग है। अगर मनु भंडारी लिख रही है 55 खंबे लाल दीवारें, और हम इस महिला कॉलेज की दीवारों को देखें, वो दोनों अलग अलग जिंदगी। तो बड़े शहरों में बैठकर साहित्य रचना और जो छोटे शहरों में स्त्रियों का, लड़कियों के जीवन का जो यथार्थ है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए कहा जा रहा है कि पढ़ने वालों की संख्या घट रही है। हालांकि उसका एक कारण मोबाइल भी है, लेकिन आप कब पढ़ेंगे जब आप उससे कनेक्ट करेंगे, जब आपका जीवन होगा। यहाँ के लड़कियों का जो जीवन है और जो मुंबई की लड़कियों का जीवन है, या फिल्मों में जो लड़कियों का जीवन दिखाया जाता है, जो मुंबई से उड़ती है फ्लाइट लेकर और पढ़ने के लिए पेरिस जाती है और वो शादी किसी और देश में करती है, वो हाजीपुर की लड़कियों के उनका जीवन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जब साहित्य रचा जा रहा है तो उससे लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हिंदी में पढ़ने वालों की संख्या घट रही है। इसलिए देखिए, जब कनेक्ट करता है, अब यह रील की दुनिया में एक नाम आपने सुना होगा, शिवानी एक है जो बिग बॉस में गई, जब निकल के आ गई है वापस। लोगों ने उसे अपने आप को क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि वो लोगों की भाषा में बात करती है, जो वहाँ अपने भाषा में बात किया ना, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। अपने भागलपुर के हैं आदर्श आनंद, उसको भी देखेंगे आप, बिहार की भाषा में बात करते हैं। यहाँ के लड़के जो लड़की बनकर डांस करते हैं उसमें वो डांस करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उनके साथ रील बनाने को तैयार है, लेकिन वो लड़की का रूप खुद ही धारण कर लेते हैं। यानी इस समाज की जो सच्चाई है उससे वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। एक भागलपुर की संचिता बसु, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लगता है कि लोग दूर हो रहे हैं, लोग इसलिए दूर हो रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहे। जैसे ही कनेक्ट होंगे उनको अपना अक्स दिखेगा, जैसे उस रिक्शे वाले को मिथुन में दिखता था, तो मुझे लगता है कि वो इसको पढ़ना जारी रखेंगे। प्रेमचंद के यहाँ जब प्रेमचंद आए 1900 के आसपास, उससे पहले जो हिंदी में लिखा जा रहा था वो भूतों की कहानियां लिखी जा रही थी, तिलिस्मी कहानियां, अयारी कहानियां, राजाओं की कहानियां, जंगल में गुफा है, चुड़ैल है, दैत्य है। इससे आम लोगों का जीवन कनेक्ट नहीं हो रहा था। प्रेमचंद आए, उन्होंने पहली बार गांव के कहानियों से लोगों को उसका तारुफ कराया। वो ईदगाह जैसी कहानी लिख रहे थे, पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिख रहे थे, नमक का दरोगा जैसी कहानी लिख रहे थे। इससे पहले कहानियां ऐसी नहीं होती, आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां नहीं होती। उसकी रात कहानी आप लोग पढ़ते हो, वो छोटी जोत के 2 बीघा जिसके पास जमीन है, ऐसे किसानों के बारे में लिख रहे थे। हमारे गांव में एक गंगा भगत थे, आप लोगों के गांव में भी ऐसे होंगे कि किसान किसानी करता है, लेकिन गांव में एक दलाल होता है जो गांव में आता है, उसका फसल खरीदता है और शहर में जाकर बेच देता है। हमारे गांव में एक काम करते थे गंगा भगत। गांव के किसान गरीब होते चले गए और उनकी फसल वो मानिए 30 रुपया में लेते थे, शहर आके वो 70 में बेच देते। और आज उनके शहर में बड़ी उनकी मंजिला इमारतें हैं, उनके बच्चों का बड़ा बिजनेस है, लेकिन गांव के लोग वही के वही रह गए। आज भी वो गांव जाते हैं और वो गाड़ी पर बोझ कर अनाज लाते हैं और शहर में बेचते हैं, और उनकी दिन गुना तरक्की हो रही है। उस जमाने में भी यही हो रहा था। आज भी देखिए गांव में लोग सूद पर रुपया लगाते हैं, तब भी महाजनी सभ्यता थी। इसलिए कई बार है कि प्रेमचंद, लोग कहते हैं कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। अगर ये कहना कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है, ये एक तरह से हमारे समाज के ऊपर और इस 100 साल में जो समाज ने तरक्की की है उसके ऊपर एक तमाचा है। अगर हम कहें बिहार में बिजली आज भी एक चुनावी मुद्दा है या सड़क मुद्दा है, इसका मतलब बिजली और सड़क पर कोई काम नहीं हो। प्रेमचंद को प्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रेमचंद की रचनाएं आउटडेटेड हो जाए, ये समाज के लिए बढ़िया कि जो वो लिख कर गए वो समय अब नहीं, समय बदल चुका है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि प्रेमचंद को आज पढ़ते हुए लगता है कि समय वही का वही ठहर गया। प्रेमचंद के दौर में और आज के दौर में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। आज भी थाना वैसे ही लोगों को परेशान करता है, पटवारी वैसे ही लोगों को परेशान करता है। आज भी किसान मजदूर बन जा रहे हैं और तब भी किसान मजदूर बन जा रहे हैं। प्रेमचंद के समय में गांधी का समय आप लोग देखेंगे, वही आजादी की लड़ाई का समय, और प्रेमचंद गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित है।
गांधी ने नारा दिया था चलो गांव की ओर, और प्रेमचंद के साहित्य में भी आप देखेंगे कि गांव से चलने का नारा आपको दिखेगा। इसलिए प्रेमचंद, जैसा कि मैडम ने कहा, उस पंक्ति को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। वो आहुति कहानी आई थी 1930 में, उसकी पूरी पंक्ति है कि प्रेमचंद कैसा समाज चाहते थे। अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रमुख रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थ में बना रहे, तो मैं कहूंगा कि ऐसे स्वराज का ना आना ही अच्छा है। कम से कम मेरे लिए तो स्वराज का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं ऐसी व्यवस्था देखना चाहता हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय न मिले। क्या हुआ? जॉन की जगह गोविंद बैठ गए, अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सारी विषमताएं वही है, जाति की जो समस्या है वही का वही है। अगर आप लोगों ने गोदान पढ़ा होगा, इसमें सारे बच्चे हिंदी के हैं, तो उसमें एक प्रेम प्रसंग है सिलिया और माता जी का। आप लोगों ने पढ़ा है गुना? उसमें एक जगह कहती है सिलिया कि तुम हमको ब्राह्मण नहीं बना सके, हम तुमको चमार तो बना सकते हैं, और ये कह के सुगर के मांस उनके मुंह में छोड़ देते हैं। क्योंकि उन दोनों के बीच प्रेम है, लेकिन वो प्रेम सिर्फ रात को वो मानता है, दिन को भूल जाता है। उसको कहना सिर्फ ये जाति है ना जिसकी वजह से तुम इस प्रेम को ठुकरा दे। तो अब देखिए 100 साल होने के बाद भी हम उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंद ने एक जगह कहा भी है कि साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं, उसका दर्जा इतना गिराइए मत गिराइए। और उन्होंने कहा कि यह राजनीति के आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। एक बार दिनकर जी नेहरू के साथ संसद भवन में चल रहे थे, बहुत अच्छे मित्र थे पंडित नेहरू के, रामधारी दिनकर। आप भी इसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत की कॉलेज है, उससे मुझे लगता है कि विद्यार्थी रहे हैं और पदाधिकारी रहे, कुलपति यहाँ के रहे हैं, भागलपुर का। तो नेहरू के बहुत पसंदीदा लेखक थे। तो जब संसद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे नेहरू, तो नेहरू लड़खड़ा गए। आपने देखा होगा हाल में मोदी जी भी एक बार लड़खड़ा गए थे, गिर गए। सीढ़ियाँ ही ऐसी संसद की है कि लोग लड़खड़ा जाते, तो लड़खड़ा गए, उनको बचाने के लिए दिनकर नहीं गए। एक मैडम ये एक परिवर्तन ये भी आया है कि आजकल के नेताओं ने साहित्य से दूरी बना ली, जबकि साहित्य से उनको समाज को चलाने में, समाज को देखने समझने में एक अलग दृष्टि मिलेगी। लेकिन आजकल के नेताओं ने PR एजेंसी बना ली और उनके लिए प्रशांत किशोर जैसे लोग ही